जी, तो इस वक्त हामिद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अदब से बड़ा इनका गहरा ताल्लुक़ है। किताबें लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ है इन्हें, और ये कहते हैं अक्सर कि मुझे ये शौक़ जो है वो मेरी माँ से मिला है, मुझे रोशनास किताबों से मेरी वालदा ने करवाया है। तो सर आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आप ये बात कहते हैं कि आपको किताबों से रोशनास आपकी वालदा ने करवाया है, तो क्या वो भी अदबी खातून थी, वो भी उनका भी लिखने और पढ़ने की तरफ इतना ही रुझान था? उनकी बेसिक एजुकेशन सिर्फ 5 जमात तक थी। अच्छा। क्योंकि जिस गांव से उनका ताल्लुक था वहाँ 5 जमात के आगे लड़कियों का कुछ स्कूल नहीं था। अच्छा। और गांव से बाहर जाके कहीं पढ़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने इतनी महारत हासिल की थी कंटिन्यूस स्टडी से कि उनकी जो लिखी हुई उर्दू है आज भी कंपेयर करने किसी आपको ग्रेजुएट एमए से बेहतर दिखाई दे। वो फारसी भी समझ लेती थी, अंग्रेजी उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, अंग्रेजी के हरूफ भी पिकअप कर लेती थी। अच्छा। बोलती नहीं थी, लिख लेती थी। मतलब समझ में उन्हें सारी जुबानें ऑलमोस्ट आ जाती थी। तो उनको चूंकि बचपन से मैंने किताबें पढ़ते हुए देखा तो मैंने भी उनकी किताबों में से ठोंगे मारने शुरू कर दिए। अच्छा। तो फिर जितनी भी किताबें अलमारियों में बंद थी मेरे मामुओं की, मेरी खालाओं की, वो मैंने 5वीं 6ठी जमात तक जाने तक सभी पढ़ डाली। मेरे वालिद की फाउंड्री वर्कशॉप थी, तो मैं कभी कभी स्कूल से फारग होकर वहाँ चला जाया करता था। तो कारीगरों ने कहना बाबू हामिद ज़रा हमें अखबार तो सुनाओ, तो मैं उन्हें बेतकल्फी से अखबार सुना देता था। उस वक्त मैं 4थी जमात का तालिब इल्म। अच्छा। तो वो बड़े हैरान हुआ करते थे, एक दूसरे को इशारे किया करते थे कि देखो ये पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती थी किस चीज़ पे हैरान हो रहे हैं, लेकिन अब समझ आती है कि वो गालिबन हैरान होते थे कि छोटा सा बच्चा कितनी रवानी से अखबार पढ़ रहा है। फौज के जो 32 साल हैं उसमें भी मैं मुताले के लिए वक्त चोरी कर लेता। चोरी इसलिए कह रहा हूँ कि फौज की ज़िंदगी इतनी मसरूफ है कि प्रोफेशनल रीडिंग ही बेइंतहा है, तो उससे वक्त आप नहीं निकाल सकते। वक्त चोरी करना पड़ता है। किससे? अपनी नींद से। बिल्कुल। कि नींद का 1-2 घंटा कम कर लिया और कोई किताब पढ़ ली। फैमिली की तरफ से आपको धक्कम पेल करके भेजा जाता था स्कूल में जबरदस्ती, या फिर आप खुद शौक और लगन से चले जाते थे? नहीं, शौक से तो बकायदा शुरू में कोई बच्चा नहीं जाता, शुरू में। अच्छा। लेकिन जब उसको ज़ौक डेवलप हो जाए किताब पढ़ने का, तो फिर उसमें काफ़ी दिलचस्पी का मवाद मौजूद होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, आपके सवाल के ज़िम्नी जवाब दे दूं कि मैं कभी भी पढ़ाकू नहीं हुआ। मैं ऑलराउंडर था। ओवरऑल तकरीरों में हिस्सा लेता था और आँख का तारा था टीचर्स का, और हाज़र जवाबी मेरी बड़ी मशहूर थी। और इस तरह ये जो मैं कुछ लिखता था ना, तो वो टीचर कहते इसमें कोई ख़ास बात है यार, ये जो इसने लिखा है ना पता नहीं समझ नहीं आती, लेकिन इसकी तहरीर बाकियों से मुख्तलिफ है। अच्छा, तो कभी आपने वालिदैन से डांट डपट भी खाई? यकीनन। किन किन मौकों पर? पढ़ाई की वजह से या फिर अपनी शरारतों की वजह से? शरारतें मैंने कम की हैं निस्बतन। अच्छा। शरारतें मैंने कम की हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आपने शरारतें कम की हैं। नहीं, ये भी बता दूं, जिन्होंने बचपन में नहीं की होती वो जवानी में ज्यादा करते हैं। अच्छा। तो आपने बचपन में नहीं की, इसलिए आप अभी नटखट और शरारत? नहीं, नटखट नहीं, मैं अलबत्ता ये कहूँगा वो हाजिर जवाबी में आ जाता है वो। अच्छा सर, आपने हाजिर जवाबी की बात की, तो हाजिर जवाब आप हैं तो फिर तो आपको सियासत में होना चाहिए था। और आपने बताया भी जैसे कि रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में आप थे भी सियासत में, वजीर थे आप, फिर एकदम से आपने कता ताल्लुकी इख्तियार कर ली, इससे उसकी क्या वजह है? मैं सियासत में तब आता अगर मैं झूठ बोल सकता, झूठे वादे कर सकता, गुंडे के साथ जाके थाने में उसकी सिफारिश कर सकता। सर, आपने सियासतदानों को झूठा ही कह दिया। इनमें बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जिसकी वजह से अभी भी हमारे ऐवान जो हैं वो वैसे के वैसे ही सजम है, और हमारी जो सियासत है वो जिंदा है और जमहूरियत की तरफ जा रही है। देखिए, एक लफ्ज जो है झूठ वाला वो आपने पकड़ लिया। बात यूं है, झूठा वादा करना इज वन थिंग और झूठ इज डिफरेंट थिंग। हमारे पास जो रोल मॉडल है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सारी जिंदगी ना झूठ बोला, ना खयानत की, ना कौम का पैसा खाया, ना तनख्वाह ली, और जाते वक्त अपने सारे असासे भी कौम को दे गए। बिल्कुल, वो है मेरे आइडियल। अच्छा सर, अब थोड़ा अदब की तरफ आऊंगी कि आप अदब से काफ़ी लगाव रखते हैं। किस सिंफ को ज़्यादा पढ़ते और लिखते हैं? शायरी की तरफ ज़्यादा हैं, अफसाना निगारी की तरफ, या कालम नवीसी? किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरा काफ़ी वर्सटाइल किस्म का इसमें एक्सपोजर है। अच्छा। मैं फ़लसफ़े पे भी लिखता हूँ, वहदतुल वजूद पे भी लिखता हूँ, इकबाल पे लिखता हूँ, गालिब पे लिखता हूँ, तो there's hardly anything जो कि मैंने छोड़ी हो। शायरी भी आप लिखते हैं और खासा लगाव भी आप उसका, तो कोई अपना खूबसूरत शेर हमें भी सुनाए। बड़ा मुश्किल सवाल है, ऐसे एट रैंडम आपने पूछेंगी तो मैं घिर जाऊंगा। अलबत्ता चूंकि आपने एक शेर की गुंजाइश निकाली है, मैंने एक थोड़ी सी जसारत की हुई है।
अल्लाह को एड्रेस करके कहा है, आपने तो कुन कहा और जो भी चाहा हो गया, हाथ पाँव से मुझे करना बहुत दुश्वार है। अच्छा, आप बागबानी भी करते हैं, बाहर आपने पौधे और वो क्या सब्जियां उगा रखी हैं। जी जी। इस तरफ कैसे आपका रुझान आया, कैसे इस तरफ लगाव हो गया आप? ये भी मरहूम जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो हमारे कमांडिंग अफसर थे कुमिल्ला में, अच्छा, तो उनकी औलाद नहीं थी। अच्छा, उनका वो शहद की मक्खियाँ पालते थे, बड़ा खौफनाक किस्म का एक कुत्ता रखते थे होय होय होय, और शिकार करते थे, अच्छा, और सब्जियां और फल फूल, ये उनका शौक था। तो हम तो शुरू में सिर्फ उनको देखते रहे, लेकिन कहते हैं कि इंसान अपने सीनियर से और बड़ों से बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल। तो वो फिर उन्होंने क्या करना कि वो सब्जी की टोकरी भर के कभी एक अफसर के घर भेज देनी, कभी दूसरे के, अच्छा, कभी इतनी तीसरे सारी वो फसल उगा लेते थे? जी जी, वहाँ एरिया बहुत बड़ा था ईस्ट पाकिस्तान में, बाहर बंगले के साथ कई कई एकड़ जगह खाली पड़ी हुई थी। तो वो सब्जियां उगा के हमारे घरों पे भी भेज देते थे। फिर साल हर साल गुजर गए, कुछ उनसे मैंने सीखा कि कलम कैसे लगाते हैं, पौधा कैसे, फूल कौन कौन से इस मौसम में। तो मुझे वो फूल लगाने का शौक पैदा हुआ और फूलों में मैंने प्राइज भी जीते काफ़ी। अच्छा। बागबानी के जो इनाम, ये मुकाबले वूमन कराता है कैंट बोर्ड, तो उसमें मैंने इनामात भी जीते। फिर मैंने सब्जियां लगानी शुरू कर दी थोड़े स्केल पे। फिर लाहौर में आगे जहाँ स्पेस की बहुत कमी थी, तो मैंने 1/3 लान जो है वो कुर्बान कर दिया कि कम से कम गंदे नाले के पानी की बजाय साफ सुथरे पानी की सब्जियां तो हम खा सकें। तो वो मेरे घर में अभी मूलियां भी ख़त्म हुई हैं, गाजरें अभी चल रही हैं, प्याज है, मिर्च है, गोभी अभी भी ख़त्म हुई है। तो ये सर्दियों की जो है ना, ये तो सब्जियां तकरीबन करीब ख़त्म है। अच्छा सर, ये बताएं कि फैमिली जो है अमूमन ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद सोच रही होती है कि अब हमें टाइम मिलेगा, घर पे टाइम देंगे, आप बैठेंगे उनके साथ, और आपने अपनी मसरूफियात जो है वो ज़्यादा बल्कि बढ़ा ली हैं। उसके बाद आपने साथ में बागबानी शुरू कर ली, साथ आपने लिखना लिखाना शुरू कर दिया, तो फैमिली की तरफ से शिकवा नहीं आता कि हमें टाइम दे, हमें टाइम नहीं दे पाते आप? देखिए, हर चीज़ में एक बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। आप ये नहीं होता कि एक काम शुरू कर लिया है तो दूसरे से बिल्कुल आप कतई ताल्लुक़ इख्तियार कर ली। दैट्स नॉट सो। आपकी टाइम की डिवीजन की खूबसूरती यूँ होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को यकसां वक्त दें जितना कि उसका हक बनता है। बीवी बच्चों को भी टाइम दें, अपने लिखने पढ़ने की भी तरफ तवज्जो दें, बागबानी भी करें, शिकार भी करें। वो देख रही हैं हर खाल पड़ी हिरन की। तो ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड चलती हैं, बैलेंस इसमें होना चाहिए, एतदाल। और जहाँ तक पढ़ने का ताल्लुक़ है, वो एक ऐसा नशा है कि मेरे ज़्यादा पढ़ने की वजह से अब गुज़श्ता को 3-4 साल मेरी अहलिया मरहूमा जो हैं वो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर गई कि आप रात को देर तक पढ़ते रहते हैं, सोने भी नहीं देते। आखिर शिकवा उनकी ज़ुबान पर आ ही गया। आ गया। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप वापस आ जाएं, तो मैं जल्दी बंद कर दिया करूँगा लाइट। उन्होंने कहा नहीं, फिर आपका पढ़ने में उसमें दुश्वारी पैदा होगी, उसमें आपके लिए दिक्कत नहीं बनना चाहती। मैंने कहा देखें, जब से आपने बेडरूम शिफ्ट किया ना, अब मैं सारी रात ही पढ़ता रहता हूँ, तो आप वापस आ जाओ, कौन सा मुझे कोई टोकने वाला तो हो। तो ये छोटी छोटी प्यार मोहब्बत की बातें और गिले शिकवे ये तो चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मेरी मसरूफियत शिकार वगैरह चीज़ों के अलावा, मेक एंड मेंड। घर में कोई चीज़ टूट जाए, आप जोड़ने बैठ जाए, घड़ी से लेके टीवी तक, एनीथिंग, और कार की 100% रिपेयर, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र अपने हाथ से ही करता रहा हूँ। अच्छा। इवन नाउ आई डू इट माई सेल्फ। अभी आप मेरे नवासे जो है ना, वो भी चीज़ तोड़ के सीधे आते हैं, ना अबू ये टूट गई, ये ठीक कर दें। सो दे आल्सो कम रनिंग टू मी। तो मुझे इससे बड़ी फरहत महसूस होती है, मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने फॉर्मली नहीं सीखे हुए। ये गार्डन के बीज इन फसलों के, इन सब्जियों के कहाँ से आप लेकर आए हैं? बाकी तो सब लोकल हैं। अच्छा। मुकामी बीज हैं, लेकिन आपको पता है कि सही मुकामी तो अभी कोई भी नहीं रहा, वो हॉलैंड से ही इंपोर्ट होते हैं। पालक, मोंगरे। अच्छा, मोंगरे भी हैं? हाँ, मोंगरे हैं, गाजर है। अच्छा। मूलियाँ ख़त्म हो गई अभी, और उधर परली तरफ मिर्चें हैं। ये गोभी है, अभी भी एक गोभी का भी एक बड़ा खूबसूरत फूल लगा हुआ है। जी। अच्छा सर, अदब से आपका ताल्लुक है, और अदबी लोग जो होते हैं वो तो शेरो शायरी से ताल्लुक रखने वाले, वो तो फूल उगाते हैं, और आप जो है वो गोभी का फूल लगा के बैठे हुए हैं।
गुलाब का फूल सूंघा जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। अच्छा हाँ, तो साथ में पेट का भी तो ख्याल हाँ, रखना पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही, इसलिए आपने गोभी का फूल उगा गोभी रखा का है। फूल भी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये भी बताएं कि ये टमाटर का पौधा यकीनन नजर आ रहा है सामने, तो पौधे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं टमाटर के, ये बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है, तो ये भी आपने कि बीज बाहर से मंगवाए हुए? ये मेरे सिर्फ अपने जाती इस्तेमाल के लिए मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे यूके से। अच्छा, क्योंकि स्पेशल टमाटर उगाने वहाँ के मैंने लिए। किसी के यहाँ देखे, वो बड़े इंप्रेसिव थे और भरपूर फसल लगी हुई थी उनके साथ, अच्छा। फल लगा हुआ था। इसलिए मैंने खास तौर पर रिक्वेस्ट करके, मेरे दोस्त हैं जिनको हम आज मिलने भी जाएंगे, सही, तो उन्हें कहा वो मेरे लिए 1-2 पैकेट ले आए थे। तो ये वो पौधे हैं और ये मैंने जैसे बताया 8-8 फुट ऊंचे चले जाते हैं और भरपूर फसल लगती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, 4-6 पौधे टोटल, तो इनसे कम से कम 1 मन के करीब फसल उतरेगी। वाह क्या बात है, 1 मन के करीब। बहुत ही खूबसूरत ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ये आपका शौक इस तरफ आया कैसे? जैसे अदब और शेर व अदब बिल्कुल मुख्तलिफ मेरी फील्ड से, वो अल्लाह ने ये गिफ्ट की हुई है मुझे, क्वालिटी, वर्सिटिलिटी। वो ख्वाब जो कायदे आज़म ने देखकर ये पाकिस्तान बनाया था, वो ख्वाब पूरा होता नजर आता जी है? नहीं, कायदे आज़म ने क्लियर कट कहा था कि ये मुल्क मैंने जागीरदारों और वडेरों के लिए नहीं बनाया, गरीब गुरबा के लिए बनाया।